Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 17 अप्रैल 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक करीबा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। वैसे आपको पता होगा डेली बेसिस पे हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में लेक्चर को स्टार्ट करते थे, बट आज वो क्वेश्चन नहीं लिया गया है, आगे नेक्स्ट वीडियो से ले लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है आज का सेशन डायरेक्टली हम अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में शुरू करेंगे। तो दोस्तों अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर इस टॉपिक को देखा गया, चाहे आपका इकोनॉमिक टाइम्स हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या आपका यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, लाइव मिंट हो, सभी जगह पर दोस्तों इन आर्टिकल्स की चर्चा की जा रही है। हुआ यह है, ब्राज़ील नाम का जो एक देश है, ब्राज़ील जो है दोस्तों साउथ अमेरिका की एक सबसे बड़ी कंट्री आपको ये नज़र आएगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ दुनिया का, लाइव स्टॉक इवेंट, जहाँ पे गाय भैंसों की नीलामी की जा रही थी, जिसको बोलते हैं ऑक्शनिंग, बोली लगाई जा रही थी गाय भैंसों पर। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर में क्या होता है, एक गाय जो कि है नेल्लोर ब्रीड की, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। नेल्लोर ब्रीड की जो गाय है दोस्तों, एक गाय जिसके ऊपर बोली लगाई गई 40 करोड़ रुपए की। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी सारे लोगों को चौंकाने वाला था। 4.8 मिलियन यूएस डॉलर की बोली लगाई गई। तो अभी तक की दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव काऊ का दर्जा दे दिया गया है नेल्लोर काउस को। जो इस ब्रीड की गाय है दोस्तों, ये सबसे महंगी गाय कहलाती हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि ये जो गाय है, एक गाय जिसकी वैल्यू 40 करोड़ रुपए यहाँ पर देखने को मिली, उस गाय को नाम दिया गया है, एक नाम है व्यातिना 19 FIV मारा इमोविस। तो दोस्तों ये जो नाम है आपको एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है कि हाल ही में ये नाम चर्चा में था, ये क्या है या किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इतना बड़ा अमाउंट दिया गया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर ये पूरा आपको इवेंट देखने को मिला, और इसमें ये नज़र आया कि मतलब दुनिया भर के कई सारे लोग शॉक हुए। और दूसरी बात, जो अलग अलग गिनेस बुक रिकॉर्ड्स हैं और भी बड़े सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो दोस्तों उन रिकॉर्ड्स के अंदर में इस गाय ने अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा दिया है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव काऊ के तौर पर। ठीक है, अब बात यह है कि आखिरकार इस गाय में ऐसी क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं कि भाई इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हुई। वैसे अगर हम असल में देखें तो दोस्तों ये जो वेलोर काऊ हैं ये कुछ इस प्रकार से नज़र आती हैं। ये रियल फोटो आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये रियल फोटो है वेलोर काऊ का, ध्यान रखिएगा। तो जो ये नेल्लोर ब्रीड है, ये पूरी एक ब्रीड है, इसमें कई सारी यहाँ पर आपको गाय देखने को मिलती हैं। उनमें से एक गाय की वैल्यू इतनी देखने को मिली जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, समझ गए। अब इन गाय को देखोगे तो बिल्कुल आप ब्राइट वाइट कलर की देख पाओगे, बॉडी पे काफ़ी सारे फर नज़र आते हैं, इनका जो हम्प है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा सा देखने को मिल जाता है ना। प्लस ये जो ब्रीड्स हैं इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, तो दोस्तों इंडिया में ही यहाँ पर ये ओरिजिनेट हुई है, ध्यान रखिएगा। ये ब्रीड इंडिया से बिलोंग करती है। इंडिया में आंध्र प्रदेश नाम का जो स्टेट है दोस्तों, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, वहीं से ये नाम दिया गया है इस ब्रीड को नेल्लोर ब्रीड। तो ये जो पर्टिकुलर गाय है, ये वाली जो ब्रीड है, इसको ब्राज़ील में दिया गया था, ब्राज़ील के अंदर में पहुंचाया गया था, और आज के समय पर ब्राज़ील में एक मोस्ट पॉपुलर मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रीड्स के अंदर में नेल्लोर ब्रीड को रखा गया है, समझ गए। और इस वाली कैटल को साइंटिफिकली बॉस इंडिकस का नाम दिया जाता है। तो साइंटिफिकली यहाँ पर बॉस इंडिकस ये इसका नेम है। कई बार साइंटिफिक नेम भी क्वेश्चन के तौर पर पूछ ले जाते हैं। इंडिया में एक और कैटल बहुत फेमस है, ओंगोल कैटल, तो उसी से ही रिलेटेड आपको यहाँ पर ये नेल्लोर ब्रीड वाली जो गाय हैं वो देखने को मिलती हैं। सवाल यह है ये ब्राज़ील में कब पहुंची, कैसे पहुंची। तो दोस्तों सबसे पहले ब्राज़ील में जो ओंगोल कैटल है इनको लाया गया था 1868 में स्पेशली। ठीक है, फिर वहीं पर क्या हुआ, ये जो ब्रीड्स हैं वो तेज़ी से बढ़ने लग गई ब्राज़ील के अंदर में। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो नेल्लोर ब्रीड है दोस्तों वो यहाँ पर लेकर आई गई, उनका प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ता चला गया, और आज यहाँ पर ब्राज़ील में देखोगे तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाई है इन गायों की।
तो ये जो नेलोर ब्रीड्स हैं ये इतनी स्पेशल क्यों है, इतना लोग पैसा दे रहे हैं, रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इस पर्टिकुलर ब्रीड की गाय के अंदर में काफ़ी सारी खास बात है। खास बात में क्या है, सबसे बड़ी यहाँ पर क्षमता यह है कि कोई भी जितना भी हॉट टेम्परेचर होगा, जितना भी गर्म तापमान है, उसको ये झेल पाती हैं। इनका एक एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, कई सारी बीमारियों से ये लड़ने में यहाँ पर कह सकते हो सक्षम है, यानी आसानी से इनको बीमारी भी नहीं लग सकती। समझ गए? तो ऐसे कई सारे यहाँ पर चीज़ें, इनके मिल्क के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन करती हैं और बताती हैं कि भैया जेनेटिक क्वालिटीज़ जो इस पर्टिकुलर काऊ की हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर काउज, जिस बेसिस पर इन वाली काउज को सेलेक्ट किया जाता है। और ऐसी दोस्तों कई सारी प्रकार की काउज हाल ही में न्यूज़ में रही है। वेचुर काउ न्यूज़ में थी, ध्यान होगा, एक पूरा एडिटोरियल पब्लिश किया गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपसे इस वाली ब्रीड को लेकर, ठीक है, वेल्लोर ब्रीड को लेकर, सॉरी नेल्लोर ब्रीड को लेकर, मैं वेल्लोर बोल रहा हूँ बार बार। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो यहाँ पर एक और टॉपिक आता है आज के हमारे द हिंदू अखबार में फ्रंट पेज पर देखने को मिलेगा, फिर आगे जगह जगह पर इन आर्टिकल्स को कवर किया गया है। आपको पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया, और उस रिजल्ट के दौरान पता चला कि आपकी बार जो टॉप 1 रैंकर हैं उनका नाम आदित्य श्रीवास्तव है। ये वो पर्सन देखने को मिलेंगे। सेकेंड रैंक हासिल करने वाले अनिमेश प्रधान हैं, और थर्ड वाले जो हैं वो हैं एक फीमेल दोनुरु अनन्या रेड्डी। तो अनन्या रेड्डी तेलंगाना से हैं। थर्ड रैंक यहाँ पर उन्होंने हासिल की है पूरे भारत में यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के अंदर में, ठीक है। बाकी कुछ और रैंक्स भी आपको नजर आएंगे, जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशंस के बारे में आर्टिकल में बताया गया है कि जो ये श्रीवास्तव जी हैं, है ना, इन्होंने अपना जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पर काम किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट था, प्लस इन्होंने अपना बीटेक वगैरह किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आईआईटी कानपुर से हैं, सबसे बड़ी बात। देन उसके बाद में अनिमेश प्रधान आपको देखने को मिलेंगे, ये एनआईटी से हैं, आईआईटी एनआईटी, है ना। फिर यहाँ पर दोनुरु अनन्या रेड्डी आपको देखने को मिलेंगी। इन्होंने बीए ऑनर्स किया ज्योग्राफी में, मेरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने अपना क्वालिफिकेशन किया। उसके बाद यहाँ पर और भी रैंक्स आपको नजर आएंगी, 4th नंबर पर, 5th नंबर पर कौन कौन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ओवरऑल देखें क्या सिनेरियो निकल कर आया है एवरेज, तो बोला गया कि लगभग 1016 कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया। सपोज यहाँ पर 4 से 5 लाख लोगों ने पेपर दिया, जिसमें से सीरियस जो थे वो बहुत कम ही थे, और जो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ पाता है स्पेशली। अब हुआ क्या, उसमें से 1016 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, और उनको अब यहाँ पर अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज मिलने वाली हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर के टॉप पे कुछ आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, ऐसे वेरियस सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती हैं हमारी, ठीक है। बाकी दोस्तों बोला यह जा रहा है कि इन 1000 कैंडिडेट्स में से अगर आप देखते हो तो 115 जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, 303 यहाँ पे ओबीसी से हैं, और 165 एससी से, 86 एसटी से। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी 347 जो बचे हैं वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ये यहाँ पे कुछ स्थिति रही है 2023 के रिजल्ट की, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ और स्पेशल बातें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगी आने वाले समय पर। जो यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है स्पेशली उनके लिए, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो कभी कभी मैं ऐसे बातें करता हूँ वीडियो में, बहुत कभी कभी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से सुनते हुए चलना, और हो सकता है यहाँ पर आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो वैल्यू ऐड करें। सबसे पहली चीज़, आपने ये जो टॉपर्स हैं लगातार यहाँ पे उनका इंटरव्यूज़ अपलोड हुए, लगातार यहाँ पे लोगों ने कह सकते हो कि थंबनेल पे कुछ और दिखा दिखा के वो अपलोड किया, वो सब यहाँ पर व्यूज़ जनरेट करने का तरीका था, ठीक है। अब चाहता तो मैं भी यार सेपरेट वीडियो अपलोड कर देता, बट मुझे पता था अखबार में छप नहीं है यार, हर साल होता है, हर साल इस तरीके से न्यूज़पेपर में अगले दिन आर्टिकल आता ही है। तो मैंने सोचा कल आपके साथ में वीडियो में ही डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा वो कम लोग देखेंगे, ये वीडियो बताऊंगा तो मैसेज ज़्यादा लोगों तक जाएगा, ज़्यादा लोग यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि ये अपना द हिंदू का वीडियो कह सकते हो मोस्ट व्यूड वीडियो है अपने चैनल पर, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। अब बात यह है कि कल आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे इन टॉपर्स के, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि हमने कंसिस्टेंसी पे काम किया। और ये बात दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलते हुए आया हूँ, मैंने जब जब यहाँ पर मोटिवेशन की बात की है तो कंसिस्टेंसी पर पूरा जोर दिया है। और यही सब, ये कंसिस्टेंसी वर्ड जो है ना, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये सब इन टॉपर्स में कॉमन है। अब कॉमन है तो ऑब्वियसली आपको भी अपने प्रिपरेशन में ये जो वर्ड है, और केवल वर्ड ही नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ज़रूरी है।
कई बार मुझसे लोग कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, सर 1-2 मिनट का मोटिवेशन ऐड कर दिया करो। पता है मुझे सख्त नफरत है यार जो वीडियो में स्टार्टिंग में मोटिवेशन लगा देते हैं ना यार, एक मोटिवेशन से फिर लेक्चर शुरू हो रहा है। मुझे खुद नहीं पसंद सच में। अगर पसंद होता तो मैं खुद यहाँ पर मोटिवेशन ऐड कब से लगा रहा होता, रोज़ मोटिवेशन आपको दे रहा होता। वो चीज़ सच में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मैं आपसे बहुत पहले ही बोल चुका हूँ कि मोटिवेशन के चक्कर में यार मत पड़े करो। मोटिवेशन ना जैसे कह सकते हो कि एक नशे की तरह है ना, थोड़े समय तक रहेगा और बाद में उतर जाएगा। ये सही बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है दोस्तों, ये एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है जो छूटती नहीं है। इन दोनों चीज़ों में से अगर आप मोटिवेशन कंसिस्टेंसी को देखोगे, एनालाइज करोगे, कौन लंबे समय तक टिकेगा या कौन सक्सेस दिलाएगा, तो आपका कंसिस्टेंसी है। मोटिवेशन में ऐसा ही होता है भाई, आज हम लोगों ने वीडियो देख लिया यूपीएससी के टॉपर्स की, ये हुआ है, इन्होंने ये पढ़ा है, चलो हम भी आग लगा देंगे। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद सब डाउन। यही तो होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी आप में होगी, आप में डेडिकेशन होगा, तो आप इन सब चीज़ों में मतलब ऐसे एकदम से हाइप नहीं होगे और एकदम से डाउन नहीं होगे, आप में वो चीज़ें अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो लाइफ में एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आएगा और आपको अपने हार्डवर्क के प्रति हैबिचुअल बनाएगा। क्योंकि आपने एक बार ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपकी पढ़ने की डेली बेसिस पे आदत पड़ गई, भाई मेरा टारगेट है 6 घंटे आज पढ़ना ही पढ़ना है और डेली पढ़ना है, ऐसा कुछ भी हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए मुझे 6 घंटे पढ़ना ही है डेली बेसिस पे। आप लगातार 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लगातार ये काम कर चुके ना, तो आपको हैबिट हो जाएगी यार। फिर उसके बाद अगर आप ये काम नहीं करोगे ना तो पछतावा होगा, है ना। और फिर उसके बाद कुछ भी काम होगा आपके लाइफ में, आप कुछ और बिजी हो कितना भी, लेकिन आपको टाइम मिलेगा ज़रूर से वो काम करने का, वो आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। और ये जो मोटिवेशन वगैरह होता है ना, फिर ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, समझ गए। तो मोटिवेशन बस खाली थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपको हाइप कर सकता है, लेकिन वापस फिर से डाउन लेकर आएगा। बट ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। दूसरी चीज़, कई बार यहाँ पे लोग मुझसे मेंशन करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, सर स्ट्रैटेजी बता दो, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें इस साल के लिए, इस साल के लिए, इवन 2026 2027 के लिए स्ट्रैटेजी पूछते हैं कई सारे लोग, है ना। तो पहली बात तो यार देखो, इतनी दूर मत जाओ। अभी स्टार्टिंग में अपना जो पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर 11th और 12th में, वो यहाँ पर स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। अपना 12th का एग्जाम आराम से दो, डोंट वरी, अच्छे नंबर लेकर आओ 12th में, बढ़िया तरीके से पेपर दो, इन सब चीज़ों की अभी टेंशन मत लो, उसके बाद की बात है वो, ठीक है। अब जब बात आती है स्ट्रैटेजी की, तो दोस्तों मैं अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दूंगा या किसी और की स्ट्रैटेजी उठाकर आपको बता दूंगा, या आप किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे होगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपकी खुद की अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कई सारे लोग बताते हैं भाई इस बार के लिए ये प्लान है, इतना इतना ये ऐसे पढ़ना है, कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि आपको केवल आप जानते हो कि किस चीज़ में आप बेस्ट हो और कहाँ कहाँ पर आपकी वीकनेस है, ये किसी दूसरे को नहीं पता है। उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी सेट होती है, ठीक है। हर एक व्यक्ति की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ये मत सोचना वो टॉपर ने ये किया है, वो किया है इंटरव्यू के अंदर में, ये ऐसा चलता रहता है, हर साल की कहानी है। आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहेगी, बस खाली मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये बात शुरुआत में ही आज ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब से क्या होगा, धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे या मैगजीन्स पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग अलग कोचिंग के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट चल रहे होंगे, है ना। ये हमारे यहाँ से क्लियर हुए हैं, हमारे यहाँ से 100 सिलेक्शन, हमारे यहाँ से 150 सिलेक्शन, हमारे यहाँ से 500 सिलेक्शन, ऐसा ऐसा यहाँ पर चल रहा होगा अलग अलग कोचिंग सेंटर्स का। उन सब चीज़ों पर यार मत जाना बिल्कुल भी। मैं सिंपल से बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, ये सब ऐसे ही है। और ऐसा केवल यूपीएससी में नहीं है, दूसरे एग्जामिनेशंस भी। अब तुम देखना लगातार न्यूज़पेपर में जो छप कर आएंगे ना एडवर्टीजमेंट, इन्होंने यहाँ से ये किया, इन्होंने यहाँ से किया, इन्होंने यहाँ से तैयारी की, है ना, सिलेक्शंस हो गए, ये हो गया, वो हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ होता है, हेल्प लेते हैं डेफिनेटली, बट वो ऐसा नहीं होता सारी चीज़ें एक जगह से कवर कर ली। थोड़ा थोड़ा हेल्प यहाँ पे सभी जगह से ले लिया तो उन कोचिंग सेंटर ने पूरा पूरा दिखा दिया। ये नहीं बताते कि हाँ हमारे यहाँ से केवल मॉक इंटरव्यू करे गए थे। अब यूट्यूब पे आपने इन टॉपर्स के लगातार भर भर के वीडियोज़ देखे, लेकिन उस चीज़ में देखा होगा कि ज़्यादातर मॉक इंटरव्यूज़ हैं। भले यहाँ पर उस बंदे ने चाहे अपनी तैयारी जो है पूरी तरह से खुद से की हो, है ना, यहाँ पे उसने सेल्फ स्टडी की हो, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर लिया हो, मेंस क्लियर कर लिया हो। अब मेंस क्लियर करने के बाद जैसे आप भी मेंस क्लियर कर लोगे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप मेंस क्लियर कर लोगे ना तो होगा क्या, सारे कोचिंग सेंटर के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे मेंस क्लियर करने के बाद। और दरवाजे खुल जाएंगे मतलब मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप जगह जगह जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरा मेंस क्लियर हो गया, मैं नहीं चाहता इंटरव्यू से मैं रह जाऊँ। तो आप जगह जगह सभी कोचिंग सेंटर में जाकर इंटरव्यू दे आते हो। और ऐसे आप नहीं हो, मेंस क्लियर करने वाले वही जो 3-4 हज़ार बच्चे हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं।
सबकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेट कर ली जाती है। वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपको पता ही है कैमरा माइक वगैरह सब लगा रहता है। और वही चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे जिसका सिलेक्शन हो जाएगा फटाफट उसकी वीडियो छाटेंगे वो और अपलोड कर देंगे। लो भाई, यहाँ से की है इन्होंने कोचिंग। आप देख पा रहे होंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, इसने जगह जगह से सबसे यहाँ पर मॉक इंटरव्यू दे रखा है। तो क्या जगह जगह से कोचिंग कर रखी है? ऐसा नहीं है, बट वो कोचिंग सेंटर दोस्तों क्लेम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़े एडमिशन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मान लो एक बच्चा नया फील्ड में उतर रहा है, जैसे मैं भी यहाँ पे नए फील्ड में अगर जब उतर रहा था तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 2016 में भी ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते थे, तो आपको भी कन्फ्यूज़न रहेगा यार। मुझे भी कन्फ्यूज़न था, मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, आते थे उस समय भी एडवर्टीजमेंट्स। तो यार ये ज्वाइन कर लें, यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, ये ज्वाइन कर लें। बट आपको फिर वही होने वाला है। आप जाओगे, पैसा दोगे, लाखों रुपए की फ़ीस जानी है, बस एक बार कोचिंग के हाथ में पैसा आ गया तब आप जो है उन कोचिंग के लिए मैटर नहीं करोगे। आप जाओगे ना पहले पहले दिन, आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी देंगे। भाई आज के लिए ही बस डिस्काउंट है ना, बस आज के लिए डिस्काउंट ओपन है। अगर आप आज ज्वाइन कर लोगे आपको इतनी छूट मिल जाएगी, कल से नहीं मिलेगी। मजबूरन आपको लगता है चलो ज्वाइन कर लेना चाहिए, इतनी छूट मिल रही है, ये वो ऐसा होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ इस इंडस्ट्री की जिसमें मैं रह रहा हूँ, ठीक है। ये सारी बातें से आप क्या समझ रहे होंगे? मुझे ये लगता है कि आप इन सब चीज़ों से समझ ये रहे होंगे कि मुझे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आफत काटने की ज़रूरत नहीं है ना। ये इकट्ठा कर लें, वो इकट्ठा कर लें। भाई यूपीएससी का मटेरियल इंटरनेट पर इतना प्रेजेंट है कि आप पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी, वो मटेरियल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है ना, सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। आप 10 टॉपर्स के इंटरव्यू देख के 10 टॉपर के इंटरव्यू देखने के बाद में उनकी स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, गई मतलब आप क्या है, मैं क्या ही बताऊं, फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सिलेबस पर स्टिक होकर रहो, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहो। कई सारे लोग बोलते हैं क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार, मुझे ये बताओ। सेल्फ स्टडी से भी काम हो सकता है। आजकल सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। कहोगे सर टेस्ट वगैरह कैसे देंगे? मॉक टेस्ट अवेलेबल है जगह जगह कर, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। हर एक कंटेंट, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर आज के समय पर? यूट्यूब पर क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है? एक चीज़ सर्च करोगे 1000 वीडियोज़ आएंगे उस टॉपिक से संबंधित, समझ गए। तो सेल्फ स्टडी भी पॉसिबल है, बट चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर मोटिवेट होकर पढ़ रहे हो कि हाँ भाई आईएएस ऑफिसर ये है वो है, इतनी सैलरी मिलेगी या इतना वो मिलेगा, ऐसा रुतबा होगा, ये चीज़ें होंगी जो दिखाई जा रही हैं, उससे केवल मोटिवेट होकर अपने अंदर केवल एक हाइप बनाकर पढ़ रहे हो तो वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी दोस्त, ये आपको ही पता है। इसके लिए प्योर डेडिकेशन चाहिए, साल भर की मेहनत चाहिए, बिना रुके लगातार यहाँ पे डेली मेहनत करना होगा। डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद भी पता नहीं सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, वो आपके डेडिकेशन पर डिपेंड करता है, समझ गए। और फिर एट द लास्ट कुछ मैसेजेस मैंने ये भी देखे थे, सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ये भी गया। तो यार लास्ट अटेम्प्ट था वो भी क्या है, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना यूपीएससी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ कर देंगे, मतलब बस खाली एग्ज़ाम निकलना चाहिए, हर चीज़ यहाँ पर पूरी ज़िंदगी यूपीएससी है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा यहाँ पर अपने साथ में एक दूसरा प्लान भी, यानी कि अपने पास में एक स्किल भी होनी चाहिए अलग से, समझ गए। एक स्किल लाइफ में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल है ना। आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होना ही है आपका। बट मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास में एक प्लान बी भी होना चाहिए। जैसे आज के समय पर एक कंडीशन आती है ना कि कुछ लोग होते हैं, सर मेरा आखिरी अटेम्प्ट भी निकल गया, मैं 28 साल का हो गया, 29 साल का हो गया, बट मैंने क्या करा, पूरी ज़िंदगी बस खाली यूपीएससी की प्रिपरेशन की 21 से 28 साल तक, बट इस दौरान मैंने अपना यहाँ पर वो कर दिया, मतलब टाइम बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे बाद में यहाँ पे होता है ना। तो उससे अच्छा ये है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सारे अटैम्प्ट दो, स्टार्टिंग के 3 अटैम्प्ट आप को लेकर चलने हैं। ऐसा नहीं है पूरी लाइफ बर्बाद करनी है यार, 6 अटैम्प्ट है तो 6 अटैम्प्ट दूंगा, किसी के पास में यहाँ पर 9 अटैम्प्ट है तो 9 अटैम्प्ट दूंगा, है ना, या किसी के पास में और अटैम्प्ट है तो अटैम्प्ट आगे देता रहूँगा। नहीं, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट या मैक्सिमम 4 अटैम्प्ट। 3 अटैम्प्ट के बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा, वैसे 3 अटैम्प्ट तक हो जाएगा। जब पहला अटैम्प्ट आपने अगर सीरियसली दिया, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, मजाक करके ऐसे पढ़ के जा रहे हो तो फिर वो बात खत्म है, फिर तो कोई मतलब नहीं है। सीरियसली यहाँ पे पढ़ा है, 1 अटैम्प्ट दिया है, 2 अटैम्प्ट दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है यार, लगता है कि नेक्स्ट टाइम मेरा क्लियर होएगा ही होएगा,
है ना। अब ये देख पाओगे इनके जो एयर 1 आई है ये ऑल इंडिया रैंक 1 है। ये भी पहले यहाँ पर एक ऑफिसर रह चुके हैं, इसी सर्विस पे काम कर चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, दोबारा यहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट दिया, फिर उसके बाद जाकर क्यों तैयारी थी पहले से ही। आईपीएस बनने के बाद भी इतना टाइम नहीं मिल पाया होगा पढ़ने के, बट तैयारी थी ना, वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी ना, तो वही होता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट लेकर चलो भैया, मैं 3 अटेम्प्ट तक पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा तो मुझे कुछ और दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, मुझे अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर नहीं देनी है। समझ गए। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा टाइम मैंने यहाँ पर ले लिया है, बट ज़रूरी था ये बातें करना, क्योंकि कई सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मैं एक झटके में सॉल्व करना चाहता था, क्योंकि अलग अलग यार कमेंट्स के रिप्लाई देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको ही पता होगा। एनीवे, चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है? कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी क्या है? हमारा एक डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में आया है। पता है न्यूज़ में रहने का कारण क्या है? अभी यहाँ से ना थोड़े थोड़े शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल है, छोटे छोटे आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं, हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन छोटे हैं। अब दोस्तों ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कुचिपुड़ी जो डांस है उसको परफॉर्म करने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसके बेसिस पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कुचिपुड़ी डांस है क्या। तो एक प्रकार का क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। और ये जो डांस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? आंध्र प्रदेश के अंदर कुचिपुड़ी गांव से दोस्तों यहाँ पर ये पूरे डांस का ओरिजिनेशन हुआ। इस डांस के इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आप देखोगे तो जाना जाता है यहाँ पर जो मूव्स है वो बहुत क्विक होते हैं, आंखों का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आइज एक्सप्रेशन का काफ़ी यूज़ होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुचिपुड़ी डांस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख पाओगे आइज के एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है, हैंड जेस्चर्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, प्लस तरंगम। अब तरंगम क्या है? यहाँ पे जो डांस मूव है दोस्तों वो एक ब्रास की प्लेट पर भी परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे तो एक प्लेट है ब्रास की, है ना, इसके बिल्कुल किनारे एज पर यहाँ पर ये खड़े होकर इसको परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखने को मिलता है। और इसी कुचिपुड़ी डांस में 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल म्यूजिकल डांस ड्रामा, और दूसरा यहाँ पे सोलो डांस जिसमें अकेले भी करना है। समझ गए। उसके अलावा इस डांस में अगर आप देखोगे तो ब्रास प्लेट के बारे में आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा लाइट मेकअप होता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है जैसे मृदंगम, सिंबल, वीणा, फ्लूट, तंबूरा, इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब सवाल यह है इस डांस की इस फॉर्म की शुरुआत किसने की? तो नाम आपको देखने को मिलेगा सिद्धेंद्र योगी, एक वैष्णव पोएट, विजनरी लीडर आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगाना की शुरुआत की थी 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको प्लीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। समझ गए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आर्टिकल हमने डिस्कस किए, इन आर्टिकल में जितना ही बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों ये सभी बैकग्राउंड डेटा आपको कंपाइल करके दिया जाता है डेली बेसिस पे। जो पीडीएफ आपको मिलते हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को यहाँ पर डायरेक्टली हेल्प मिलती है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर हो जाता है, एक हेल्प मिल जाती है क्योंकि सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं, है ना। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों गारंटी है कुछ दिनों बाद अमाउंट आपका रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर नंबर दिया गया है यहाँ पर 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो मुझे इस ग्रुप में क्या क्या मिलेगा। अब आप लोग कई सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे अभी तो बहुत ज्ञान दे रहे थे, है ना, यूपीएससी को लेकर, कोचिंग को लेकर, अब यहाँ पर खुद ये प्रमोट कर रहे हो। दोस्तों ये चीज़ ना एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प की है, जैसे डेली बेसिस पे काफ़ी कुछ लिखना होता है तो वो जो टाइम आपका काफ़ी बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे जो करंट के नोट्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाते हैं, और ऐसा नहीं है यहाँ पर आपसे लाख रुपए भी मांगे जा रहे हो। ठीक है, और डेफिनेटली एक मतलब पीछे टीम लगती है, उनको डेली बेसिस पे बनाना होता है, कंटेंट अपलोड करना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी यहाँ पर कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, उनको भी देना पड़ता है। तो ग्रुप के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर एक मिनिमम चार्ज बस खाली लिया जा रहा है, जिससे एस्पिरेंट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली मतलब 1000 रुपये भी नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर 499 का चार्ज यहाँ पर लिया जाता है ताकि ये चीज़ें सर्वाइव हो पाएँ, चल पाएँ। समझ गए इस बात को। और ये वो अमाउंट है, कभी कभी आप इधर उधर खर्च भी देते होंगे, है ना, बट यहाँ पर ये लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक यहाँ से आप पीडीएफ्स को गेन कर सकते हो, पीडीएफ से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ सकते हो। समझ गए। तो इस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी आपको मैंने कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, डेमो वीडियो भी देखो भैया, इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे मिल रही है। मैं ये भी कह रहा हूँ अपने आप को सेटिस्फाई करो पूरी तरह से कि हाँ मेरे को ये हेल्प करेगा। अगर हेल्प करेगा, आपको लग रहा है, तब ये इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज यहाँ पे लगता है फालतू इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। बाकी दोस्तों एक काम ज़रूर कर दिया करो कि वीडियो पे यार लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है यार डेली बेसिस पे, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। वीडियोस बीच बीच में मतलब टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, बट यार प्लीज़ जैसा आपने सपोर्ट बनाया रखा है बनाए रखो। आगे मैं कोशिश करूँगा टाइम पर मॉर्निंग में ही जल्द से जल्द वीडियो लेकर आई जाए। चलिए एक और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, एक नया टर्म न्यूज़ में है, डॉक्सिंग। आपने सुना होगा, ये ट्रेंड कर रहा था थोड़े दिनों पहले। अब ये डॉक्सिंग क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और अगर डॉक्सिंग आपके साथ में होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है। किसी भी इंसान के साथ में डॉक्सिंग हो सकती है, समझ गए। हो क्या रहा है ना, इंटरनेट पर आजकल जिस तरीके से डिजिटाइजेशन बढ़ा है, लोगों के पास में खुलकर इंटरनेट मिला है, खुलकर यहाँ पर कह सकते हो कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है यार। लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, है ना। आप कई बार रील देख लेता हूँ यार, उसके नीचे कमेंट देख लेता हूँ, खतरनाक है मतलब कि क्या ही बताऊँ यार, इतने खतरनाक हो चुके हैं। इतना टाइम बचा है लोगों के पास में, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं कमेंट के नीचे, और चल रहा है भाई बहस पूरी बराबर तरीके से। तो जैसे जैसे यहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस मिला हुआ है, सारा काम हो रहा है। और ऐसे ही सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो डॉक्सिंग के इंसिडेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि सर ये डॉक्सिंग आपने 2-3 बार यूज़ तो किया, वर्ड है क्या ये टर्म। तो जो टर्म है दोस्तों, ये ड्रॉपिंग बॉक्स से निकल कर आता है। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी इंसान का एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। भाई कोई मान लो अभी हुआ क्या था, हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, शायद उसकी वजह से न्यूज़ में, मुझे कंफर्म नहीं पता है, मुझे ऐसा लग रहा है उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। हुआ यही था कि यहाँ पर एक लड़की का कोई डांस वीडियो वगैरह था, किसी ने क्या किया, वो डांस वीडियो उठाकर उसको शेयर कर दिया पब्लिकली, और उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि कुछ कह सकते हो अभद्र भाषा के साथ में उसको कंपेयर किया, उसको यहाँ पर सिमिलर बताया कि भाई ऐसा ही होता है ये और वो, कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिला इंसिडेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कि जिसका डांस वीडियो शेयर किया गया उसको यहाँ पर तकलीफ हुई कि यार कैसा यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जा रहा है और कैसी चीज़ें रेफरेंस देकर मेरा वीडियो दिखाया जा रहा है लोगों को। तो इसी टर्म को यहाँ पर बोला जाता है डॉक्सिंग, कि भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो इन्फॉर्मेशन है वो उठाना, एक अनऑथोराइज इंडिविजुअल के माध्यम से उठाने के बाद में उसको यहाँ पर पब्लिश कर देना। और पब्लिश करना स्पेशली उसको शेम करने के लिए, उसको एम्बेरस करने के लिए, है ना, उसको शेम किया जा रहा है, एम्बेरस करने के लिए यहाँ पर उस डेटा को पब्लिश कर देना पब्लिकली। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है डॉक्सिंग, ध्यान रखिएगा। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर कोई, जैसे आजकल बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद में उनकी प्रोफाइल वगैरह टैग कर देते हैं, लोग तुरंत यहाँ पे उनकी प्रोफाइल पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर कमेंट्स में सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आजकल चल ही रहा है। फिर बात यह है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें यहाँ पर कह सकते हो जो एक पब्लिक डेटाबेस है उस पर रिसर्च किया जा रहा है, हैकिंग कर ली जाती है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। सवाल यह है कि इस डॉक्सिंग से बचा कैसे जाए। ठीक है, आपका कोई चीज़ों को शेयर ना करे, उसके लिए क्या करना होगा, अपने सोशल मीडिया सेटिंग्स को आपको एडजस्ट करना है ना। भाई आपको लगता है ऐसा कंटेंट जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसे अपलोड ही नहीं करना है, सिंपल सी बात। और मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कुछ डालना ही नहीं चाहिए, मतलब अपने बारे में स्पेशली पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो कभी नहीं डालनी चाहिए। अगर कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करो। अगर कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट्स आपके साथ में हो रहा है तो नेशनल साइबर क्राइम के थ्रू यहाँ पर आप इन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ गए। तो ये कुछ प्रिवेंशंस यहाँ पर मेंशन करेगा ये आर्टिकल के अंदर में। तो ये जो वर्ड है डॉक्सिंग, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए जाते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पब्लिश किया है, डायरेक्टली गवर्नमेंट की साइट से यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो RETAP का नाम देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर रिसेंटली डिस्कशन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। तो इनके बीच में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, पहली बार फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग हुई है रीटैप की। रीटैप समझ गए ना, रीटैप की फुल फॉर्म क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है दोस्तों, इंडिया और US के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में ये पूरी मीटिंग हुई।
एग्जाम में क्या ये पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में कुछ पूछा गया तो डायरेक्टली आपसे रीटैप के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये क्या है बेसिकली? तो दोस्तों रीटैप यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लाया गया है अमेरिका और भारत दोनों के थ्रू साथ में मिलकर। कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, 2023 में इसको लेकर आया गया था स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत। अब सवाल यह इस प्लेटफॉर्म को क्यों लेकर आया गया? जैसे मैंने बोला, इसको हम SCEP के अंडर में लेकर आए। SCEP क्या है? इसको 2021 में लाया गया था। ये स्पेशली एक ऐसा एफर्ट है जहां पर भारत और अमेरिका दोनों मिलकर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, समझ रहे हो? जैसे आज यहाँ पर जो एनर्जी है, जिसको एनर्जी को बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना, उसको रोकना। उसके बजाय यहाँ पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। तो ये जो पूरा रीटैप प्रोग्राम है, इसका भी जो एक सबसे पहला फोकस है वो है क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना जिससे प्रदूषण रुक सके। समझ गए? और जो इनका जो काम है दोस्तों, वो 5 अलग अलग थीम से गाइड किया जा रहा है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पायलटिंग, टेस्टिंग ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी जा रही हैं। क्लियर? तो ये भी एक वेरी शॉर्ट न्यूज़ थी जो कि बहुत सिंपल तरीके से कवर कर ली है, एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैं एक्यूरेट तरीके से दे रहा हूँ, कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं। एक्यूरेट वही डेटा लो जो डेटा पूछा जा सकता है। नाउ एक और आर्टिकल लाइव मिनट के अंदर पब्लिश हुआ है। वूपिंग कफ आपने देखा होगा, बहुत न्यूज़ में था, चाहे आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सेक्शन हो गया, वहाँ पर भी वूपिंग कफ को लेकर आर्टिकल प्रेजेंट है। तो वूपिंग कफ जो है दोस्तों, ये अभी चाइना के अंदर में तेज़ी से फैलता हुआ नजर आया। तो हमें जानना होगा वूपिंग कफ एग्जैक्टली ये है क्या, इस बीमारी के लक्षण क्या है और कैसे यहाँ पर इससे बचा जा सकता है। ये कुछ पर्सपेक्टिव्स जानने होंगे जो इस आर्टिकल से लिए गए। तो न्यूज़ में क्यों, मैंने आपको बता दिया कि भैया वूपिंग कफ के जो केसेस है वो तेज़ी से चाइना में इंक्रीज होते हुए नजर आए। सवाल यह है वूपिंग कफ क्या है? तो एक कॉन्टेगियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। सवाल यह है कि ये जो कफ है ये होता किसकी वजह से है? तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है बॉर्डेटेला पेर्टुसिस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की वजह से दोस्तों यहाँ पर ये पूरी बीमारी फैलती है, वूपिंग कफ, ध्यान रखिएगा। और एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आराम से फैल सकती है हवा के जरिए, ये भी बताया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मान लो एक इंसान को वूपिंग कफ होता है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे? सबसे पहले बुखार होगा उसे, है ना, उसके अलावा नाक बहने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, इस प्रकार के लक्षण यहाँ पे नजर आएंगे। जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएंगी, है ना, पानी गिरने लगेगा आंखों से, रेड वाटरी आइज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये इसके लक्षण हैं। अब इंडिया में अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो डायरेक्टली एक इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्शन देता है इस वूपिंग कफ के खिलाफ में, ठीक है, यानी इस वूपिंग कफ के खिलाफ में आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो मिशन इंद्रधनुष है वो सीधा सीधा वर्क करता है, क्योंकि वैक्सीन ही एक सबसे बेस्ट तरीका है इस बीमारी से लड़ने का। वैक्सीन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कई बार ये जो इन्फेक्शन है ना वो बच्चों में भी देखने को मिलता है, और बच्चों में आता कहाँ से? उनकी माता से, मदर से यहाँ पर बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है। समझ गए? चलिए एक और आर्टिकल जिसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हुआ क्या है ये देख पाओगे, नासा की डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट है। नासा का यहाँ पर पेस सैटेलाइट है, उससे कुछ संबंधित डेटा हमारे पास में आया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नासा का जो पेस डेटा है ओशन को लेकर, एटमॉस्फेयर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, वो सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल हो चुका है। सवाल यह है नासा का ये पेस डेटा क्या है? पेस का मतलब क्या है? पेस का मतलब है प्लैंकटन, एरोजोल, क्लाइमेट, ओशन, इकोसिस्टम सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट है अंतरिक्ष में जो कि हमारे पृथ्वी का ओशन, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को एनालाइज करती है और उसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल करवाती है। तो डेटा अभी पब्लिकली अवेलेबल करवाया गया, जिस वजह से ये पेस न्यूज़ में आ चुका है। सिंपल। तो कारण पता चला। अभी कारण एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट है अगर कुछ तो ये सैटेलाइट रेलिवेंट है। भैया पेस सैटेलाइट है क्या? तो एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर ही यहाँ पर इस सैटेलाइट को तैनात किया गया है या फिर लोकेट करा गया है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप देखोगे तो जैसा हमारा सन का पोजीशन है उसी पोजीशन पर रुख कर ये जो सैटेलाइट है वो हमारे जो पृथ्वी है उसको एनालाइज करती है। इसमें कुछ सेंसर्स ऐड करे गए हैं। वो सेंसर क्या क्या है? OCI दैट इज ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। हार्प 2 यानी हाइपर एंगुलर रेनबो पोलरीमीटर 2 लगाया गया है। देन स्पेक्सोन यानी कि स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ये चीज़ें लगाई गई हैं।
ये कुछ सेंसर इन सैटेलाइट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इस सैटेलाइट का जो मेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? वो ये है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा ओशन है वो वर्क कर रहा है, यानी कि ओशन को अंडरस्टैंड करना, उसको अच्छी तरीके से समझना, एटमॉस्फेयर को समझना, ये सारे काम है। प्लस जो एरोजोल्स हैं वो किस तरीके से फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ा रहे हैं हमारे ओशन के सतह के अंदर में, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एनालाइज करता है। ये सारा डेटा हमको प्रोवाइड करवाता है ये पेस सैटेलाइट, ध्यान रखिएगा, नासा का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। ना एक और न्यूज़, ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, भले ही बहुत छोटी सी न्यूज़ है, बहुत छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया बना सकती है। जैसे अब की बार 2023 में आपने देखा था कि कई सारे अलग अलग रीजन्स, ज़ैपोरोजिया पावर प्लांट और ऐसे ऐसे अलग अलग रीजन दे दिए गए और मैचिंग करने के लिए बताया गया कि भैया बताओ ये रीजन किस वजह से न्यूज़ में है। उसी प्रकार से सूडान नाम का जो एक देश है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वो अभी न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों दोस्तों? यहाँ पे सूडान में एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हुआ और वो जो कॉन्फ्लिक्ट था साल भर से चला। उसके बाद में बहुत सारे वायलेंस हमको देखने को मिले, है ना, बहुत सारी हिंसा हुई। तो ये सब कुछ जो हुआ साल भर तक, इतना बवाल जो हुआ, उसकी वजह से कई सारे लोग भुखमरी की चपेट में आ चुके हैं। कई सारे लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर निकलना पड़ा है सेटल होने के लिए। तो ये सब कुछ हुआ सूडान में, जिस वजह से ये सूडान कॉन्फ्लिक्ट करके न्यूज़ में है। सूडान जैसे मैंने बोला एक अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन सूडान के साथ साथ अफ्रीका में कुछ और कंट्रीज़ भी हैं दोस्तों जहां पर इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको सूडान को अच्छे से मैप में देखना है कि सूडान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट है, लीबिया है, देन उसके बाद में वेस्ट में चैड है, साउथ में आप देख पाओगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, इथियोपिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कंट्रीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी जो कि यहाँ पे कह सकते हो कि जो सूडान है उसको घेरती हैं। अच्छा, एक कंट्री और है एरिट्रिया, हाँ, ये छोटी सी एक और देश है एरिट्रिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पर सूडान से आपस में बाउंड्री को शेयर करती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई दोस्तों, है ना, समझ में आ गया। अब बात यह सूडान को छोड़ते हैं, यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको पता चल गया। दूसरा लीबिया, लीबिया नाम का जो देश है वो भी जस्ट पास में ही है। लीबिया कहाँ पर है? तो फटाफट ये देखते हैं, सूडान के जस्ट ऊपर आपको ये लीबिया नज़र आएगा, ठीक है। तो लीबिया में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो बेसिकली जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको कैप्चर करने को लेकर चल रही है, समझ गए। ऐसे इथियोपिया तिग्रे वॉर की वजह से न्यूज़ में है। सोमालिया अल शबाब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ में है। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये रेबल ग्रुप की वजह से न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ कहाँ पर हैं? अफ्रीका में ही है। लीबिया मैंने आपको बता दिया, इथियोपिया, सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इथियोपिया यहाँ पर है, सोमालिया यहाँ पर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये है। ये सभी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर नजर आएंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए नजर आ रहे हैं, समझ गए। चलिए, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली यहाँ पर एक प्लेस है जो आपने पता होनी चाहिए, ये न्यूज़ में है, वो है माली। माली भी यहाँ पर एक अफ्रीकन कंट्री ही है, ठीक है। माली भी यहाँ पर आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज चर्चा में आज के समय पर देखने को मिलेंगे। ये है माली, ठीक है। मॉरिशना, बुर्किना फासो, ये कंट्रीज़ माली के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। माली की सरकार क्या कर रही है? जो मीडिया है दोस्तों उसको यहाँ पर बैन कर रही है कि मीडिया जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर कोई भी चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, जिस वजह से माली न्यूज़ में आया। अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहले माली की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कि माली के आसपास कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, माली एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ देशों से घिरी हुई है। जैसे एक है मॉरिशना, देन सेनेगल हो गया, गिनिया हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये हो गया आइवोर है, बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया। ये कुछ कंट्रीज़ है जो माली के आसपास आपको देखने को मिल जाती हैं। माली साहिल रीजन में आता है, यानी कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये सहारा डेजर्ट वाला पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है, ठीक है। कंट्रीज़ के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ, बाकी ध्यान रखिएगा इसका जोग्राफिकल फीचर। तो माली में दो इंपॉर्टेंट नदियाँ नज़र आती हैं, मेजर नदियाँ हैं, एक का नाम है नाइजर और दूसरे का नाम है सेनेगल। तो दोनों नदियों के नाम देशों के ऊपर रखे गए हैं। बाकी माली नाम के देश में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो, उसका नाम है होम्बोरी टोंडो, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है होम्बोरी टोंडो ये क्या है? तो एक हाईएस्ट पॉइंट है, स्पेशली जो माली के अंदर में लोकेटेड है, समझ गए। चलिए, एक और न्यूज़ आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक चिंता व्यक्त की है कि क्या हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा कंटेंट का मिसयूज़ किया जा रहा है, ओवर मिसयूज़ हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यह सही बात है,
कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कई बार जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको इनकरेक्ट तरीके से दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से यहाँ पर उसको शो किया जा रहा है ना। कई केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके बेसिस पर गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पर मेंशन की, अपनी चिंता व्यक्त की है कि यहाँ किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ फैलती हुई नजर आ रही है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सोशल मीडिया पर जो ये कंटेंट है, ये आज के समय पर जो मिसयूज़ हो रहा है सोशल मीडिया को, उसके पीछे के रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है इंटरनेट ग्रोथ। भाई इंटरनेट ग्रोथ खतरनाक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक ज़माने में इंटरनेट कितना महंगा हुआ करता था, है ना। मतलब महीने भर के लिए एक जीबी का रिचार्ज करवाना पड़ता था, पूरे महीने का 1 GB, और वो भी ख़त्म नहीं होती थी, 600-700 MB तक ख़त्म कर पाते थे, है ना। आपने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया हुआ है। तो बट आज क्या है, आज यहाँ पे 1-1, 1.5, 2 GB यहाँ पे लोगों के लिए कम पड़ रही है। कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है, इंटरनेट यहाँ पर थोड़ा सस्ता भी आपको देखने को मिलेगा। जो इंटरनेट ग्रोथ है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है। अब ग्रोथ है तो हर चीज़ के फ़ायदे भी नुकसान भी हैं। एक तरफ फ़ायदे भी आपको नजर आएंगे, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है, लोगों के साथ में बातचीत हो रही है जैसे पहले नहीं हुआ करती थी। बट अब क्या है, ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भी भर भर कर देखने को मिलेगी। फेसबुक पर आप देखते होंगे कितने खतरनाक वीडियोज़ यहाँ पर आ जाते हैं फेक न्यूज़ को लेकर, है ना। तो पहला रीज़न तो यही है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, डीप फेक बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और हमारे पास में इन चीज़ों से निपटने के लिए प्रॉपर मजबूत सिस्टम नहीं है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार से जो फेक न्यूज़ है वो फ्लोट करती हुई नजर आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सवाल यह है कि अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज़ करेंगे तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अच्छा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मिसयूज़ का, ज़रा ये बताओ। सबसे पहला इम्पैक्ट अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है या आधी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है, तो इसके बेसिस पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सकता है ना। लोगों का जो नैरेटिव है वो चेंज किया जा सकता है। भाई आप आधी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हो, चीज़ों को यहाँ पर कह सकते हो मैनिपुलेट कर दिया जाता है, तो वो यहाँ पर गलत है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, कई बार बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो जाती है लोगों की, है ना। कई बार यहाँ पर डिफेमेशन आपको देखने को मिलेगा, वेमेन की जो इमेजेस है उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, रिवेंज के तौर पर यहाँ पर पॉर्न बना दी जाती है। कई बार रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मिसयूज़ में ये तो देखने को मिलेगा, सब एक दूसरे के रिलीजन को आपको कई बार प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे, गालियाँ बकते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। तो उसको भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कह सकते हो मिसयूज़ के तौर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं आज के समय पर, है ना। कई बार यहाँ पर जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं उनका प्रेशर बन जाता है जुडिशरी के ऊपर में या दूसरे और बड़ी बड़ी बॉडीज़ के ऊपर में। पहले यहाँ पर लोग इतना कह सकते हो प्रेशर डाल देते हैं, या पहले कई बार पब्लिक अपने आप से जजमेंट देने लगती है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो गलत असर डालेंगे। कई बार यहाँ पर आप देख पाओगे अशांति फैलाई चली जा रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के साथ में घोटाले हो रहे हैं, वायलेंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है मिसयूज़ के, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर बोला जा रहा है कि कई सारे जो कदम है वो सरकार ने उठाए हैं इस प्रकार के मिसयूज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। ये यहाँ पर एक स्टेप देखने को मिलेगा भारत सरकार का ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए। देन उसके बाद में PIB फैक्ट चेक यूनिट देखने को मिलेगा अंडर IT रूल्स 2021। देन उसके अलावा यहाँ पर जो सरकार की एडवाइजरी है कि जितने भी यहाँ पर इंटरमीडियरीज हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो कंटेंट है, जो वल्गर कंटेंट वगैरह होगा या ऑब्सीन कंटेंट होगा, उसको यहाँ पर रोकना होगा, है ना। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के जहाँ पर इस प्रकार के एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी हमें और आगे क्या करना चाहिए वो भी आर्टिकल में बोला जा रहा है। आगे की अगर हम देखें तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर थोड़ा पैसा खर्च करना होगा, ताकि जितने भी गलत इन्फॉर्मेशन उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको तुरंत पकड़ने की टेक्निक्स यहाँ पर हम लेकर आ सके, स्पेशली डीप फेक। कई बार क्या होता है, जो डीप फेक जनरेट हो रही हैं, एक इंसान का इस तरीके से फेक वीडियो बना दिया जाता है, लगता है रियल है। तो ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए हमारे पास में एक अच्छी टेक्निक होना ज़रूरी है, उसके लिए पैसा खर्च करना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स आपस में यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकती हैं, टेक कंपनीज कोलैबोरेट कर सकती हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ गए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक और आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो आर्टिकल कोई और सा लग गया है यार, और आर्टिकल अंदर कुछ और है। कोई बात नहीं, अपने पास न्यूज़ तो है ना, मेन जो मसला है वो यहाँ पर यह है, वो तो है अपने पास। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पेस टूरिज्म का आपने नाम सुना होगा। स्पेस टूरिज्म क्या है? टूरिज्म क्या है भाई? लोग जाते हैं अलग अलग जगह पर घूमने के लिए। अब स्पेस टूरिज्म क्या लोग अंतरिक्ष में घूमने के लिए जाएंगे? हो रहा है आजकल,
जिसका मन है और खूब पैसा पड़ा है, अगर बहुत पैसा है, बहुत भरपूर मात्रा में पैसा है, आप आराम से स्पेस में घूम के आओ, अंतरिक्ष में चक्कर मार के आओ एक बार। ऐसा हो रहा है। अलग अलग कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे उतर चुके हैं मार्केट में। ठीक है, तो जो ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी है, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है पता होना चाहिए आपने, जेफ बेजोस की कंपनी है। ठीक है, ये आपको जेफ बेजोस देखने को मिलेंगे जो अमेजन के ओनर भी हैं। इसी प्रकार से स्पेस एक्स भी एक स्पेस की कंपनी है, इलॉन मस्क की कंपनी है। गैलेक्टिक का नाम आपने सुना होगा, वर्जिन गैलेक्टिक, यहाँ पर रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है। ये तीनों अमेरिकन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये स्पेस कंपनियां जो है ना प्राइवेट हैं, ये मतलब यूएस का अंदर जो सरकारी स्पेस एजेंसी है नासा, वो तो उनकी अलग है। उसके अलावा ये स्पेस कंपनीज आपको देखने को मिलेगा, ये तीनों अलग अलग प्राइवेट तरीके से अपनी स्पेस कंपनीज को चला रहे हैं, स्पेस एक्स, वर्जिन एंड ब्लू ओरिजिन। और इन्हीं कंपनीज ने पैसा कमाने के लिए, अंधा पैसा कमाने के लिए स्पेस टूरिज्म स्टार्ट कर दिया। तो भैया ब्लू ओरिजिन की बात अगर हम करेंगे तो अभी एक मिशन पर है जिसके तहत वो 6 पैसेंजर को अंतरिक्ष ले जाएंगे, घुमाकर वापस ले आएंगे। अब अंतरिक्ष दोस्तों 3 तरीके से घूमा जा सकता है। पहला, देखो अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बीच में कर्मन लाइन आती है, आपको पता होगा। यानी हमारी पृथ्वी से अगर आप ऊपर जाओ और 100 किलोमीटर तक पहुंच जाओ, हमारी पृथ्वी से ऊपर जाओगे 100 किलोमीटर बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, बस खाली है इस तरीके से अपने रॉकेट्स को लेके जाते हैं, 100 किलोमीटर ऊपर गए और हल्का सा ऊपर जाने के बाद में अंतरिक्ष देख लिया और तुरंत नीचे ले आते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। तो कर्मन लाइन बेसिकली 100 किलोमीटर वाला रेंज हो गया, तो 100 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष शुरू है। तो 3 तरीके से यहां पर अंतरिक्ष में घुमाया जा सकता है। पहला, सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। ये वो फ्लाइट है जो केवल आपको कर्मन लाइन से हल्का सा ऊपर लेके जाएगी और वापस से नीचे ले आएगी। यानी आप कह सकोगे हमें अंतरिक्ष में होया है, क्योंकि कर्मन लाइन से आप हल्का सा पार निकल गए। दूसरा जो टूरिज्म है वो है ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। यहां पर अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लेकर जाया जा रहा है, बहुत ऊपर। फिर एक है लूनार स्पेस टूरिज्म, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर फुल ट्रिप चंद्रमा की लेके जाया जाए, चांद पर आप ट्रिप करके आओ यार। लेकिन उसके लिए फिर लाखों करोड़ों रुपया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिंपल फ्लाइट जो जा रही है वो भी करोड़ों रुपया चार्ज कर रही है एक पर्सन से अंतरिक्ष में घुमाने के लिए। तो इस प्रकार से स्पेस टूरिज्म के 3 प्रकार यहाँ पर स्टार्ट करेगा कि भैया एक ऊंचा, एक उससे ऊंचा और एक सीधा चांद पर पहुंचा दिया। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये कैसे करते हैं, क्या कैसे करेंगे, तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। ठीक है, स्पेस टूरिज्म में क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू ओरिजिन की बात करेंगे तो ब्लू ओरिजिन का रॉकेट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है, उन्होंने ऐसा रॉकेट बनाया है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस रॉकेट पर ऊपर ये टोपी जो दिख रही है आपको, ये एक कमरे प्रकार का डब्बा है जिसके अंदर लोग बैठेंगे। अब ये रॉकेट ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते जब ये अंतरिक्ष में जाएगा तो इसका मेन काम है भैया इसमें लोगों को बैठाना, और बैठाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, वो ऊपर जाते जाते उस कैप को जो ऊपर यहाँ पर ये एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है उसको ये हल्का से छोड़ देगा। हल्का से छोड़ेगा, वो कैप जो है ऊपर 100 किलोमीटर से ऊपर हल्का से चले जाएगा और जाने के बाद में ये वापस से नीचे उतर जाएगा। नीचे जब उतरेगा तो इसमें से पैराशूट वगैरह ओपन होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर आप देख पाओगे पैराशूट ओपन होगा, नीचे आराम से उतर जाएगा, लोग उतर जाएंगे। कहने का मतलब है 100 किलोमीटर से हल्का सा ऊपर तक वो घूम के एक नज़ारा देखकर वापस से नीचे आ जाएंगे। तो ये है यहाँ पर इस तरीके से स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने की बात है, और इसके लिए यहाँ पर एक करोड़ों रुपया चार्ज कर रहे हैं। ब्लू ओरिजिन ने यहाँ पर एक काम करके दिखाया भी है, ऐसे यहाँ पर वर्जिन गैलेक्टिक है, ऐसे यहाँ पर स्पेस एक्स भी काम कर रहा है। इसी को नाम दे दिया गया स्पेस टूरिज्म। अब यहाँ पर कुछ एस्टिमेट से कुछ प्रोडिक्शन ये बताई रही है कि जो दुनिया का स्पेस टूरिज्म मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। जो एनुअल ग्रोथ रेट है दोस्तों वो 44.8% की देखने को मिलेगी 2024 से 30 तक। तो स्पेस टूरिज्म बढ़िया तरीके से ग्रो होगा। सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये टूरिज्म ग्रो कर रहा है। टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट आ चुका है, जो रॉकेट्स है वो रीयूजेबल आ चुके हैं, यानी वापस से आप उन रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हो जो एक बार चल के आ रहा है। तो इससे क्या होगा, स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष में कचरा कम जमा होगा। मीडिया कवरेज, डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, स्पेस होटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, है ना। उसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वगैरह लेकर आए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्पेस टूरिज्म बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पर स्पेस टूरिज्म में काफ़ी सारी चिंता यानी कंसर्न्स भी नजर आएंगे कि भाई अंतरिक्ष में जो पोल्यूशन है वो पहले से ही बढ़ रहा है, पोल्यूशन और इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली, और ये केवल अमीरों के लिए है। यहाँ पर दूसरा कोई सपना भी ना देखे इसका, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला करोड़ों रुपया चाहिए एक ट्रिप करने के लिए, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर ये रेगुलेटरी इश्यूज़ है। ठीक है, अब और रेगुलेटरी इश्यूज़ पे आएंगे। पहले देखो, जैसे मैंने बोला रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको, बस भाई
जिसके पास में खूब पैसा है, करोड़ रुपए, वो एकदम से दे सकता है। हम हमारा आप मतलब अपने और मेरे लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है। हमें यहाँ पर इतना पैसा ये इसमें नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतना पैसा होगा ही नहीं इतना यहाँ पर देने के लिए, समझ गए। जितना जितना यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है इस तरीके से ट्रिप पर जाने के लिए, प्लस एक्सीडेंट की एक चांस है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं भाई, ऊपर एटमॉस्फेयर अलग है, नीचे अलग है, तो माइक्रो ग्रेविटी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है, तो ये कुछ चिंताएं वाले विषय भी हैं डेफिनेटली। बट होता क्या, यहाँ पर कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी है, कुछ लॉ भी है। तो जो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1961 की, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, तो एक कन्वेंशन यहाँ पर, एक ट्रीटी वगैरह यहाँ पर साइन कर रखी है, आप कह सकते हो एक लीगल फ्रेमवर्क है, लॉ आपको नजर आएगा स्पेस टूरिज्म से संबंधित। सवाल यह है इसमें हमें और क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो हमें स्पेस टूरिज्म में ग्रीन स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो, ना ही अंतरिक्ष में कोई नुकसान हो, ना ही यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर कोई नुकसान हो। प्लस नए नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने होंगे, नए नियम होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के हमारे पास में प्रोसीजर्स होने चाहिए, तभी बढ़िया तरीके से काम हो पाएगा, समझ गए। तो ये यहाँ पर स्थिति है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आगे मैं बहुत सारे और भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा। आज मैंने एक आधा आर्टिकल और ले रखे हैं, बट मैं उसको जानबूझ के छोड़ रहा हूं ताकि कल के वीडियो के साथ में उसको मिला सकूं, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।